गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? खाना ना खा के नहीं आए होगे तुम लोग। आवाज थोड़ा थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। गुड इवनिंग। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। सुपर सुपर। आज अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ चीजें पहले वाले चैप्टर से उठाएंगे ताकि समझ में आए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है? पहले मुझे एक बात बताओ, अपन ने मैनेजमेंट के अंदर नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, याद है? क्या क्या थे? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन साइंस, मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन। अपन अभी बात करते हैं किस चीज की? मैनेजमेंट इज एन साइंस की। एक बार फिर से मुझे एक बात बताओ, अपन साइंस के बारे में जब अपन ने बात करी थी, साइंस के करेक्टरिस्टिक्स क्या थे? अपन ने क्या देख के बोला था कि सर साइंस मैनेजमेंट के काफी सिमिलर है कुछ चीजें छोड़ के? क्या बात की थी? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक्सपेरिमेंट्स के साथ में, क्रिएटिविटी के साथ में वो चीज कलेक्ट हुई थी। जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है वो बनी कैसे थी यार? बताओ। अपन ने, साइंटिस्ट ने मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मानते हो ना? कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे या प्रैक्टिस की थी। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि H2 को O से मिलाया होगा तब जाके H2O बना होगा। देखा होगा कि सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है, कुछ भी अपन ऊपर फेंक रहे हैं नीचे गिर रहा है, तो समझ में आया होगा न्यूटन को क्या? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बराबर है? तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिस करने के बाद ही, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिस करने के बाद साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बनी होगी ना? बराबर है? बराबर है? तो मतलब अपन ने साइंस में क्या देखा था कि यूनिवर्सल वैलिड है। जो चीज अपने मैनेजमेंट से मैच नहीं खा रही थी, अपन ने क्या देखा था कि वो यूनिवर्सल वैलिड है। मतलब आज अगर मैं बोलता हूं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आके गिरेगी। अब तुम इस धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, ऊपर फेंकोगे तो गिरेगी ही ना नीचे। बराबर है? मतलब वो यूनिवर्सल वैलिड चीज है। यूनिवर्सल वैलिड चीज है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यूनिवर्सल वैलिड होने के साथ साथ में उसके जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत ज्यादा स्टैटिक है, स्टैटिक प्रिंसिपल्स है? मतलब रिजिड नॉलेज है, रिजिड नॉलेज है, अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी नॉलेज है इतनी रिजिड है कि मैं जहां जाऊंगा, जहां अप्लाई करूंगा वो हर जगह सेम ही लगेगी। मानते हैं अपन? मानते हैं? अपन ने क्या बोला था? अपन ने क्या बोला था कि ये तो स्टैटिक प्रिंसिपल हो गए, यहां सर रिजिड नॉलेज हो गई, यहां सर रिजिड नॉलेज हो गई। बट एट द अदर हैंड अपना जो मैनेजमेंट है, अपना जो मैनेजमेंट है, क्या वो मैनेजमेंट रिजिड है? क्या वो मैनेजमेंट रिजिड है? मतलब अगर मैनेजमेंट में कोई चीज बोली गई है तो एप्लीकेबल होगी ही होगी, ऐसा है क्या? अपन एक एग्जाम्पल भी लिया था, याद है? 50 लाख रुपीस वाला, सैलरी वाला एग्जाम्पल याद है वो? कि सामने मेरे पास में एक एम्प्लॉय जॉब मांगना है, उसने बोला मुझे 50 लाख रुपीस चाहिए। बराबर है? अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहिए मुझे, बट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की वायबिलिटी नहीं इतनी, मेरे पास में इतनी ताकत ही नहीं है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मैनेजमेंट के अंदर कोई रिजिड नॉलेज नहीं है, कोई रिजिड नॉलेज नहीं है जो आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। देखो, मैनेजमेंट है क्या? एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। बराबर? प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब का। बराबर? तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर रिजिड नॉलेज नहीं दे सकते। बराबर है? इस मैनेजमेंट के अंदर अगर रिजिड नॉलेज नहीं है तो मैनेजमेंट में कुछ तो चीजें होगी जो आपको बताएगी कि किस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर चीजें ऑपरेट करेगी। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, अपन ने क्या बात करी थी? एक्सपेरिमेंट साइंस में भी हो रहा है, एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट में भी हो रहा है।
मतलब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बिजनेसमैन है, जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में कुछ तो नॉलेज उन्होंने सिस्टमेटिक बॉडी के अंदर लिखी होगी, बराबर है। वो जो नॉलेज है वो रिजिड तो नहीं है, क्योंकि अगर वो जो मैनेजमेंट की उन्होंने नॉलेज दी, अगर वो रिजिड होती, हर जगह वैलिड होती, तो आज सबके सब बिजनेस सेम स्टेज पे नहीं होते क्या? समझ रहे हो? हर एक बिजनेसमैन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन उस मैनेजमेंट को यूज करके अलग अलग तरीके से बड़ा होता है ना। आज अगर रिलायंस सबसे टॉप पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी ये सब टॉप पे है, बाकी सब नीचे है, क्यों? माइट बी जो मैनेजमेंट के अंदर चीजें लिखी हुई है वो सब अलग अलग तरीके से फॉलो करते होंगे। मानते हैं अपन ये बात? मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मैनेजमेंट के अंदर कोई रिजिड नॉलेज नहीं है, बट कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होगी, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होगी जो बताएगी कि अगर आप ये करोगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस तो इसमें भी हुई थे ना। इंडस्ट्रियलिस्ट ने या बड़े बड़े बिजनेसमैन ने जो जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, देखा होगा कि अगर मैं इस काम को डिवाइड करता हूं तो इतना अच्छे से काम होता है, मैं अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है, ये अच्छे से हो रहा है, इससे मेरा गोल अचीव हो रहा है, बराबर है। तो कुल मिला के क्या है ना, मैनेजमेंट के अंदर कोई रिजिड नॉलेज नहीं है, बट कुछ गाइडलाइंस है, कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइन, जो ये गाइडलाइंस है ना, इन्हीं को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है, ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। समझ में आई मेरी बात? कुल मिला के मैनेजमेंट के अंदर कोई रिजिड नॉलेज नहीं हो सकती, उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, मैनेजमेंट के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, जो क्या बोलता है कि ये एक गाइडलाइंस है, ये एक तरीका है, जिस तरीके से आप चीजों को एग्जीक्यूट करोगे तो चांसेस है आपका जो गोल आप चाहते हो वो अचीव हो जाएगा। ठीक है? तो अब कैसा होता है ना, अपन ने एक चीज नोटिस करी है क्या कि हर एक बिजनेस अलग अलग लेवल से आगे बढ़ता है। तो कैसा होता है, ये जो गाइडलाइंस है, ये जो गाइडलाइंस दी गई है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर जो गाइडलाइंस, जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, ये हर एक अपनी तरीके से यूज करता है, अपनी तरीके से यूज करता है। ये गाइडलाइंस है, फॉलो करो या मत करो, फॉलो करो या मत करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये हम गाइडलाइन दे रहे हैं क्योंकि ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हम इंडस्ट्रियलिस्ट ने, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे बोलते हैं कि हमने ये चीज को एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया तो हमें लगा कि इससे हमारा गोल अचीव हो रहा है, और एक बार नहीं किया, बार बार किया, तो समझ में आया कि यार इन प्रैक्टिसेस से, इन एक्सपेरिमेंट से हमारा गोल तो अचीव हो रहा है, तो एक काम करो, तुम भी ट्राई करो, क्या पता तुम्हारा गोल भी अचीव हो जाए। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हुई कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है? अगर अपन और इसको एक्सप्लेन करें तो मुझे एक बात बताओ, अपन सब में से सबसे ज्यादा दूर कौन रहता है? आप कहां रहते हो? चंद्र बताए। तो सपोज आप जैसे पहले भी, सब ध्यान दो उधर, आप जैसे पहले भी कोई ना कोई लोग यहां पे आते थे, अब वो क्या प्रैक्टिस करते थे? आपका नाम? सॉरी, युवराज यहां पे जब आ रहे थे तब युवराज ने वो गाइडलाइंस पढ़ी मैनेजमेंट की, जिसमें क्या हो रहा था, युवराज से पहले, युवराज के सीनियर्स जो यहां पे आते थे चंद्रोदय नगर से, वो क्या करते थे, वो जस्ट बाजू में एक फ्लैट या एक पीजी लेकर यहीं पे रहते थे। ये क्या है? ये गाइडलाइन दी, मतलब जो पहले वाले लोग थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहां रह के देखते हैं यार, क्या पता हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए। हम लोग रोज इतना दूर दूर जाते हैं, वापस आते हैं, टाइम लगता है, पैसा लगता है, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, साथ साथ में एफिशिएंसी डाउन होती है। एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ट्राई करते हैं, यहीं पे ही कोई पीजी लेकर रुक के देखता है। जब वो लोग आपके सीनियर्स यहीं पे आके पीजी लेकर रुक के देखा तो समझ में आया यार कॉस्ट एफिशिएंट भी है, साथ साथ में पढ़ाई डबल हो रही है, यहां से घर जाने का टाइम बच रहा है, घर से यहां आने का टाइम बच रहा है, टायर्डनेस कम हो रही है, एंड में ऑब्जेक्टिव क्या है? पास होना। गोल क्या है? पास होना गोल है। उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन बना दी,
एक प्रिंसिपल बना दिया क्या कि बॉस हम इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये एक प्रिंसिपल बनाया है कि आप अगर इस इंस्टीट्यूट के पास में आके रहोगे, आप अगर इस इंस्टीट्यूट के पास में आके रहोगे तो आपकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, आपके पैसे कम लगेंगे, आपका गोल अचीव हो पाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये प्रिंसिपल तो बना दिया, अब अगर मैं कल युवराज को बोलूं कि ये प्रिंसिपल बनाया है तुम्हारे सीनियर्स ने और तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। गाइडलाइन दी गई है एक चीज समझाने के लिए कि अगर आप इस प्रोसेस से चलते हो, ये काम करते हो, आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा। अब नाउ इट इज इन योर हैंड, इट इज योर विश, यू वांट टू स्टे नियर टू दिस इंस्टीट्यूशन और नॉट, इट्स योर चॉइस। कोई फोर्स नहीं है, मतलब गाइडलाइंस जो होती है ना, कोई फोर्स नहीं होती है, गाइडलाइंस कोई फोर्स नहीं होती है, सब इंडस्ट्री वालों का मर्जी है, जिस तरीके से लगाना चाहे उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार अपन पढ़ते हैं इसके अंदर भी। ये क्या बोलते समझना, इसको जानते हो? टाटा सर, रतन टाटा सर, इनके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स है। ये मार्केट में ही इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स, सच बता रहा हूं, ये रतन टाटा अपने प्रिंसिपल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या बोलते हैं? वी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड एथिक्स। ये इतने एथिकल है और इनका बिजनेस इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि इनके ऊपर कोई कभी भी कोई क्वेश्चन पुट नहीं करता है। तो ये क्या है? ये इनके बिजनेस को रन करने का तरीका है, ये इनके बिजनेस के प्रिंसिपल्स है। देखो मैं प्रिंसिपल समझा रहा हूं, अभी मैं तुम्हारे को प्रिंसिपल वर्ड समझा रहा हूं सिर्फ कि प्रिंसिपल वर्ड कैसे बन रहा है। देखो समझना, हर एक बिजनेस के खुद के प्रिंसिपल होते हैं, जिस तरीके से बिजनेस रन करता है। अपन लोगों के भी कुछ ना कुछ दिमाग में खुद के लेकर प्रिंसिपल्स होंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोग एथिकल रहेंगे, रोज घर जाके 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, व्हाटएवर। कुल मिलाकर सबके दिमाग में खुद को लेकर एक प्रिंसिपल्स होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन उस खुद के प्रिंसिपल के साथ में चलता है, साथ साथ में मैनेजमेंट भी चलाता है, साथ साथ में मैनेजमेंट भी चलाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब कंसेप्ट पढ़ते अपन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, एक गाइडलाइंस है वो फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मुझे एक बात बताओ, ये जो गाइडलाइंस है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, एंड में किसके लिए यूजफुल है? किसके लिए यूजफुल है? मैनेजर के लिए यूजफुल है। मैनेजमेंट करता कौन है? मैनेजर। 3 लेवल थे मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, याद है लोअर लेवल। ठीक है, ये सब गाइडलाइंस जो है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो अपन पढ़ने वाले हैं, ये यूज किसके लिए है? जो मैनेज कर रहा है वही तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, जो मैनेज करेगा वही ये गाइडलाइंस फॉलो करेगा। और मैनेज कौन करेगा? मैनेज करेगा मैनेजर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक जनरल गाइडलाइंस है, सिर्फ गाइडलाइंस है जो बताती है आप ऐसे काम करोगे तो ऐसा आपको गोल मिल जाएगा, आपका टारगेट जो है वो इस तरीके से अचीव होना चाहिए। ये हमें लगता है, हमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें लगता है, आप लोग क्या बोलते हो वो आप सोचो, बराबर है? ये है क्या? ये काम क्या आएगा? ये हेल्प क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। अभी जो मैनेजमेंट है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती है ना, बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं ना। मैनेजमेंट चाहिए क्यों होता है? अपन का गोवा जाने का प्लान बना, तो प्लान बना, अब गोवा जाना है, कोई डिसीजन मेक करना है कि वहां पे गाड़ियां कैसे बुक करनी है, वहां पे होटल कैसे बुक करना है, वहां पे कहां कहां घूमना है, ये सब डिसीजन तो मेक करना है। ये सब डिसीजंस मेक करने के लिए, समझना मेरी बात, ये सब डिसीजन मेक करने के लिए अगर तुम्हारे को कोई गाइडलाइन मिल जाएगी तो डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी ना, बराबर है? अगर मैं तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन देता हूं, क्या एक काम करो, तुम एयरबीएनबी से फ्लैट वहां बुक करो, और ये गाइडलाइन है, हर कोई वहां जाता है तो ये पढ़ के जाता है, तो ट्राई करता है कि क्या पता एयरबीएनबी से चीज मुझे मिल जाए, गोआईबीबो से मुझे वहां रूम या होटल मिल जाए, बराबर है? ये क्या है? ये गाइडलाइन है। तुम्हारी इच्छा है ना कि तुम्हारे को वहां जाकर या तुम्हें यहीं से बुकिंग करनी है या नहीं करनी है, बराबर है? तो ये कहना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक जनरल और ब्रॉड गाइडलाइंस है जो हेल्प करता है डिसीजन मेक करने में, और वो क्या बताता है? वो बिहेवियर ऑफ मैनेजर के लिए हेल्प करता है, मैनेजर को डिसीजन मेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्या है? लिटरली अगर अपन बात करें
प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशन दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजंस। कुल मिला के एक सच है, एक सच्चाई है। जिसने एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने सोचा, क्या सोचा कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, मुझे लगता है ये सच है। और प्रिंसिपल्स क्या होता है? अपने एक फंडामेंटल ट्रूथ ही तो होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? while appreciating the concept of principle of management, it is very important for the learners to understand how the principle of management are different from the principle of pure science। अपन ये चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि साइंस से अपना मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब अपन को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, गाइडलाइंस है, जनरल है। इसकी फीचर्स बता दो, तुम बताओगे इसकी फीचर्स, इजी है, सोचो, स्टार्ट। क्या इसका नेचर होना चाहिए, क्या इसके फीचर्स होने चाहिए? डायनामिक गाइडलाइंस है बॉस, मैनेजमेंट नहीं पूछ रहा हूं मैं, गाइडलाइंस बोल रहा हूं। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस है। तुम सोचो गाइडलाइंस कैसी होनी चाहिए, ऐसे सोचो। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वेरी गुड, वेरी गुड। गोल अचीव करने में तो मैनेजमेंट हेल्प करता है, मैनेजमेंट के अंदर गाइडलाइंस है, हो सकता है, वेरी गुड। और तुम दिमाग चलो, कोई बात नहीं, वेरी गुड, अच्छा बोल रहे हो। और कुछ गाइडलाइंस किस चीज में हेल्प, गाइडलाइंस का फीचर्स क्या होना चाहिए? अगर मैनेजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये गाइडलाइंस है, ये प्रिंसिपल्स है, इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? ठीक है, इफेक्टिव और एफिशिएंसी बढ़ाता है गाइडलाइन, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वेरी गुड। और कोई, और कोई? स्टार्ट करता है। सबसे पहला चीज क्या है ना कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। सुनना, मैं यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात नहीं कर रहा हूं, फर्क है। यूनिवर्सल वैलिडिटी बोलते ही क्या मतलब हुआ कि वो हर जगह सही तरीके से, वैलिड तरीके से एप्लीकेबल होगा। बट ये यहां क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल तो है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल तो है, अब आप लगाना चाहो या ना लगाना चाहो ये आपकी मर्जी है, बराबर है। जैसे मैनेजमेंट है, ऑल परवेसिव है, हर जगह लगता है, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, हर जगह लगता है ना, बराबर है। अगर मैनेजमेंट हर जगह लगता है मतलब गाइडलाइंस की एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल हो गई कि नहीं हो गई? अगर मैनेजमेंट हर जगह लगता है मतलब मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस भी वो भी हर जगह लगेगी ना, एप्लीकेबल तो हर जगह होगी ना। अब एट द एंड आपका चॉइस है, आपको लगाना है या नहीं लगाना है। क्लियर हुआ? अपन इसके वापस पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डीम्ड टू अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। ठीक है, टू ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर लार्ज स्केल और मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल, बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस, कैसा भी बिजनेस हो, जहां मैनेजमेंट लगेगा, जहां भी मैनेजमेंट लगेगा वहां पे उसकी गाइडलाइंस तो काम आएगी आएगी ना यार, समझ गए? जहां पे मैनेजमेंट लग गया वहां पे उसकी गाइडलाइंस काम आ गई। आगे क्या? हाउएवर these principles need to be applied with modifications in the light of given situation so as to achieve the desired result। तुम्हारी मर्जी है, जैसे लगाना है वैसे लगाओ। अभी एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो बोलता है, क्या बोलता है कि आपको काम डिवाइड करना चाहिए। अब आपको काम डिवाइड करना चाहिए तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका नाम, सॉरी, तनीषा, ठीक है? क्या हुआ था ना, तनीषा का नेक्स्ट डे एग्जाम था, तनीषा का नेक्स्ट डे एग्जाम था और तनीषा के 2 सिबलिंग्स भी है। ठीक है तनीषा, आज से आपके 2 सिबलिंग्स है, सही में क्या? चलो कोई बात नहीं, 2 सिबलिंग्स भी है। ठीक है, अब क्या हुआ, तनीषा का कल एग्जाम है, उसके साथ साथ में तनीषा के मॉम डैड गए हैं बाहर किसी फंक्शन में। ठीक है, अब तनीषा को एग्जाम के साथ साथ में फूड भी प्रिपेयर करना है, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है। और क्या काम होता है बताओ? क्या करना है? पानी भरना है, सोना, पढ़ाई तो करना है, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है। और किसी रिलेटिव के यहां फंक्शन भी ज्वाइन करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, समझना मेरी बात।
यहां पे ध्यान ध्यान कर दो, यहां पे मैनेजमेंट लग रहा है, जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट की ना आपको, बिना मैनेजमेंट के आपका ये जो गोल है ये अचीव नहीं हो पाएगा। इसको मैनेज करने के लिए क्या हुआ ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने एक प्रिंसिपल दिया, एक गाइडलाइन दिया। क्या दिया कि तनिषा आप चाहो तो मैनेज करने के लिए अपना काम डिवाइड कर सकती हो। ये अगर चीज नहीं बोलता तनिषा तब भी वो करती ना। यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, तनिषा का बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है फिर भी वो चीज वहां अप्लाई हो रही है, ये गाइडलाइंस वहां अप्लाई हो रही है। तो तनिषा ने क्या किया, जो फूड में अच्छा है, जो एक सिबलिंग फूड में अच्छा है उसको फूड बनाने के लिए दे दिया, जो एक सिबलिंग सोशली बहुत एक्टिव है उसको रिलेटिव के फंक्शन में भेज दिया, और खुद ने ऑनलाइन तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया। तीनों काम हो गए, हाथों हाथ पढ़ने बैठ गई और अगले दिन 100 में से 100 ले आई। गोल भी अचीव हो गया, गोल भी अचीव हो गया, सारे के सारे काम भी हो गए। ये क्या हुआ, ये मैनेजमेंट हुआ। यूनिवर्सल एप्लीकेबल भी है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल भी है, मैनेजमेंट भी है। बराबर है, क्लियर हुआ ये चीज। आगे बढ़ते हैं, इसका एक और एग्जांपल है, लेट्स कंसीडर प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसके अंदर कुछ कुछ प्रिंसिपल के बारे में एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलता हूं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल है, तो अभी मान लेना अपन आगे जाके उसको पढ़ेंगे भी, ऑब्वियसली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल कंसीडर करो जिसके अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो लग रहा है, प्रिंसिपल लग रहा है। The principle is widely applied in every organization in order to facilitate smooth execution of various activities, although the extent of centralization decentralization applied within an organization is likely to vary from one organization to another। मतलब अगर 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 तनिषा चाहती तो क्या बोलती, यार मुझे लगता है तुम दोनों ना कोई भी काम नहीं कर पाओगे और सारा काम मैं खुद करना चाहती हूं। तो भले ही वहां पे गाइडलाइन थी, भले ही वहां पे गाइडलाइन थी कि डिवीजन ऑफ वर्क है, आपकी चॉइस थी, आपको वो चीज यूज नहीं करनी है तो आपने यूज नहीं करी। बराबर है, आपने वो पूरा का पूरा काम, वहां पे देखना चल रहा है ना, वॉल्यूम चल रहा है ना, हेलो, हाँ ठीक है। तो आपने क्या किया, पूरा का पूरा काम खुद ने एग्जीक्यूट किया। यूनिवर्सल एप्लीकेबल भी था बट फिर भी आपने उसको यूज नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल गाइडलाइंस, वो तो अपन ने साइंस से समझ लिया क्या, ये जनरल गाइडलाइंस है, कोई रिजिड नहीं है, आपकी मर्जी है, लगाओ तो लगाओ और नहीं लगाओ तो मत लगाओ। ठीक है, सिंपल है जनरल गाइडलाइंस के बारे में। आगे क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो ये गाइडलाइंस है, ये बनी कैसे है यार, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अपन फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या किया, उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, उससे समझ में आया कि ये काम इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, तो चलो करते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, इन सब के थ्रू ये सारा काम हो गया और गाइडलाइन बन गई। इस गाइडलाइन के बनने के बाद जब अपने हाथ में गाइडलाइन आई, अपन सबके सब यहां कोई भी बिजनेसमैन खुद के तरीके से ही ये गाइडलाइन यूज करता है ना, तो भले ही कितना प्रैक्टिस और कितने ही एक्सपेरिमेंट्स के बाद में अपने हाथ में वो चीज आई हो, गाइडलाइंस आए हो, उसके बाद में एट द एंड मैनेजर की क्रिएटिविटी और उसके स्किल्स ही है, जो मैनेजमेंट को एकदम टॉप पे पहुंचाते हैं। तो गाइडलाइंस भले प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट से बनी हो, बट वो यूज होगी क्रिएटिविटी और स्किल्स के साथ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है ऑर्डर का, अब समझना मेरी बात। फॉर्म बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, देखना। पहले मैं जब काम करता था तो कैसे काम करता था, इस तरीके से काम करता था, कोई भी चीज ऑर्डर पे नहीं रखता था। सपोज करण सर ने रिपेयरिंग का काम शुरू किया, जब मैंने रिपेयरिंग का काम शुरू किया तो अपन को प्लास चाहिए होता है, वो पाना चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो मैंने क्या किया, एक गाड़ी आया उसको रिपेयर करके वहीं सामान रख दिया। अब जब दूसरी गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई, तब मुझे वो सामान मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने सामान कहां रख दिया। तो एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो बोलता है क्या, आप चीजें सबकी सब ऑर्डर में रखो। ये क्या है, ये गाइडलाइन है। अभी अगर मैं ये चीज वहां रख रहा हूं तो मेरा बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बट मेरा मैनेजमेंट खराब हो रहा है। बराबर है, मैंने पानी को यूज करके वहीं रख दिया। अब जब दूसरी गाड़ी आया है तो
तो मैं उसको रिपेयर नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो इक्विपमेंट था वो मुझे पता ही नहीं कहां रख दिया मैंने। वो मुझे मिल जाएगा, नो डाउट वो मुझे मिल जाएगा, पर उसको ढूंढने में जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है वो क्या है? वो मेरा मैनेजमेंट खराब हो रहा है। सामने वाला बंदा जो गाड़ी रिपेयर करा रहा है वो बेफालतू में वहां वेट कर रहा है ना यार। जो बंदा वेट कर रहा है वो इरिटेट होगा, जितना इरिटेट होगा मेरा बिजनेस हैम्पर होगा, बिजनेस हैम्पर होगा तो मैनेजमेंट खराब हो गया। बराबर है? इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या जो गाइडलाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको गाइडलाइन दिया क्या कि सर ये जो आप काम कर रहे हो जिस तरीके से कि चीजें कोई भी कहीं रखने को, ऐसा काम मत करो। एक काम करो, एक बड़ी सी वॉल खरीदो और सारा का सारा काम इस टाइप से करो, तरीके से ऑर्डर में सब चीजें होनी चाहिए। तो फिर करण सर ने ये वाला काम किया और सब चीजें ऑर्डर में मुझे मिलने लग गई। ये क्या हुआ? ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था पहले, एक कांड हुआ मेरे साथ में जिससे मेरे सबके सब कस्टमर खराब हो गए। वो वेट ही करते रहते थे, गाड़ी बन नहीं पा रही थी, समझ गए? तो ये एक्सपेरिमेंट ये मुझे मेरे साथ में कांड हुआ, मुझे एहसास हुआ कि शिट पंगा हो गया। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसे करने से काम बहुत इजी हो रहा है, ऐसे करने से काम बहुत इजी हो रहा है। तो ये क्या किया मैंने, ये एक्सपेरिमेंट से मुझे समझ में आया कि इस तरीके से काम अच्छा होता है, तो चलो ठीक है गाइडलाइन बना देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो रिपेयर कर रहा है वो गाइडलाइन नहीं बना सकता है, ठीक है? गाइडलाइन कोई भी बना सकता है, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब अपनी मर्जी से। फ्लेक्सिबल मतलब नहीं, क्या आपने क्या बोला था? फ्लेक्सिबल मतलब चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। बिजनेस, अगर बिजनेस ही सर्टेन नहीं है, अगर बिजनेस ही सर्टेन नहीं है तो गाइडलाइंस अपन कैसे सर्टेन कर सकते हैं? अपन कैसे बोल सकते हैं यार कि गाइडलाइंस जो है आपको ऐसी कैसी फॉलो करनी है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या? आपकी इच्छा है, फॉलो करो या मत करो, आपकी इच्छा है। क्या आपको डिवीजन ऑफ वर्क दिया, आपको बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क करके इस काम को पूरा करो, अब आपकी मर्जी है। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आप तीनों के तीनों काम एक को ही दे दो, तीनों के तीनों काम खुद ही कर लो। फ्लेक्सिबल है ना, इसलिए इसका फोर्थ नेचर क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है? इसके एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो समझो एक बार। जब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि कोई काम 4 लोगों को ही करना चाहिए, या 40% काम ही पूरा का पूरा बांटना है आपको, बाकी सब खुद को करने का है। तो ये क्या रिजिड है क्या? ये क्या रिजिड है क्या? नहीं ना, ये फ्लेक्सिबल है, आपकी मर्जी, पूरा का पूरा काम आप खुद कर लो या पूरा का पूरा काम आप बांट दो। बराबर है? अगला क्या है? मेनली बिहेवियर। जैसे मुझे एक बात बताओ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक बिहेवियर होता है ना ऑपरेट करने का। कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि मुझे मेरे एम्प्लॉइज सुबह 10 बजे ऑफिस में चाहिए और वो शाम को 6 बजे ही जाएंगे। जितना काम है उस टाइम पे होता है, होए भाड़ में क्या टारगेट, उस टाइम पे तुम पूरा टाइम काम करने चाहिए, फिर घर चले जाओ। और कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है, हमें मतलब है क्रिएटिविटी से, हमें मतलब है काम के अच्छे तरीके से होने से। समझ लो? तो ये क्या है, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अलग है, इस ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अलग है। तो जो गाइडलाइंस है ये रिजिड तो है नहीं, ये क्या बोलती है, अच्छा आपका बिहेवियर ऐसा है तो आप इसको इस तरीके से लगा लो, आपका बिहेवियर ऐसा है तो आप इस तरीके से लगा लो। बराबर है? तो बहुत ज्यादा बिहेवियर है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई चेंज कर सकते हो। बिहेवियरल है तभी तो वो फ्लेक्सिबल है। लोगों का बिहेवियर अलग अलग है, ये बोलता है कि जो अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब तभी तो वो फ्लेक्सिबल है। अगर वो बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं हो सकते होते तो वो फ्लेक्सिबल कैसे होते यार? क्लियर हुई? आगे चीज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मुझे एक बात बताओ, दो बेस्ट फ्रेंड कौन है यहां पे? 2 या 3 जितने भी। अच्छा बेस्ट फ्रेंड आप दोनों, ठीक है। आपका नाम? दिव्या। आपका नाम? गुनगुन। दिव्या गुनगुन। तो क्या किया ना, दिव्या ने गुनगुन के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी। जब दिव्या ने गुनगुन के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी, तो गुनगुन सुन के अभिषेक खुश हो रही है। तो सोचो जब सरप्राइज पार्टी मिलेगी उसको तो कितनी ज्यादा खुश होगी। बराबर है? तो दिव्या का इंटेंशन क्या है कि वो खुश होए, राइट?
दिव्या का इंटेंशन क्या है कि मैं ऐसा कॉज करूंगी कि मुझे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब गुनगुन एकदम से उस डेकोरेटेड रूम के अंदर एंटर होगी तब उसकी खुशी देखकर मुझे खुशी मिलेगी। समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे आपको पता है कि इफेक्ट है वो अच्छा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। बराबर है? बातें करनी है या पढ़ना है? बातें करनी है या पढ़ना है? ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट समझ में आया? ऐसा ही बिजनेस के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है कि मैनेजर को पता है कि अगर मैं एम्प्लॉइज को बराबर पैसे दूंगा, उनको अप्रिशिएट करूंगा, तो वो रिटर्न में मेरा प्रोडक्शन अच्छा करेंगे नहीं करेंगे। बराबर है? एक होटल इंडस्ट्री मान लेता अपन। एक होटल इंडस्ट्री में एट द एंड होता क्या है? मेरे एम्प्लॉइज मेरे असेट है। मैं अगर एम्प्लॉइज को बराबर अप्रिशिएट करूंगा, बराबर सैलरी दूंगा, तो मुझे पता है कि अगर वो खुश रहेंगे तो आगे मेरे कस्टमर्स को खुश रखेंगे। और एट द एंड बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेरे गोल्स अचीव हो, मेरे कस्टमर्स खुश हो, मेरा बिजनेस बढ़े। बराबर है? तो इसलिए ये जो गाइडलाइंस है ना, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बीच का गैप फिल कर देती है कि ये बताती है ये गाइडलाइंस है बॉस, ये गाइडलाइंस फॉलो करो तो आप कॉज करोगे तो आपको सामने से इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब देखो सुनो, एक इसमें प्रिंसिपल है अपने जिसमें रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मैं 12,000 बोनस दूंगा एम्प्लॉइज को। बराबर है? अब ये जो चीज है क्या, बोनस हमेशा डिपेंड होता है एक एक्ट के ऊपर जो है बोनस एक्ट। बोनस के नाम पे एक एक्ट बना हुआ है जो बोलता है आपको मिनिमम इतना बोनस एम्प्लॉयज को पे करना ही पड़ेगा। सपोज ये एक्ट के अंदर अगर गवर्नमेंट चेंज कर देती है, बोलती आज से आपको बोनस 14,000 पे करना पड़ेगा, तो मुझे पे ही करना पड़ेगा ना। मतलब गाइडलाइंस जो है ना वो कंटिंजेंट है, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर बोनस एक्ट बढ़ जाता है, बोनस एक्ट की लिमिट बढ़ जाती है, तो मुझे मेरे गाइडलाइंस को यूज करके उसको चेंज करके ज्यादा रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या बोलता है कि आपके जो गाइडलाइंस है ना वो कंटिंजेंट है, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है यार। अगर उसके अंदर कुछ चेंज हुआ तो आपको गाइडलाइंस को भी उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज हो जाएंगे। अब टेंशन मत लो, रिजिड नहीं है वो, डरते हैं वो लोग, रिजिड नहीं है बॉस। हम लोग चेंज हो जाएंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे काम करेंगे, आप बस हमारे को एक्सेप्ट करो। ठीक है, एक बार शुरू से तुम लोग मुझे बताओ क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर जगह एप्लीकेबल गाइडलाइंस। उसके बाद क्या है? जनरल गाइडलाइंस है, ये तो याद हो ही जाएगा अपन को। उसके बाद क्या है? फॉर्म द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। प्रिंसिपल है, गाइडलाइंस है, प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट के बाद आए थे। अगला क्या है? फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि वो बिहेवियर नेचर का, बिहेवियरल है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, गाइडलाइंस क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद क्या है? कंटिंजेंट है वो, कंटिंजेंट के बाद खत्म। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? याद हो जाएगा ना, जो अपने एग्जांपल से याद हो जाएगा ना। बराबर है। अब देखो इसके अंदर अपने पास में एक ऑप्शन था कि अपन सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लें, बट मैंने क्या किया ना, मैंने सबसे पहले तुम्हारे लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ले लिया। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है और तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पता ही नहीं हो कि कौन कौन सी गाइडलाइंस है, सर पहले आप गाइडलाइंस बताओ फिर इंपॉर्टेंस बताओ तो ज्यादा मजा आएगा ना। तो अपन एक काम करते हैं, पहले गाइडलाइंस से स्टार्ट करते हैं। अब अपन ने ये बात किया था क्या कि ये जो प्रिंसिपल्स है ये एक्सपेरिमेंट से बने हो। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? अब उस प्राणी का नाम तुम्हारे सामने आ रहा है, वो भाई कौन है? फेयोल सर। ये फेयोल सर कौन थे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा। क्या कि जो ये फेयोल सर थे ये फ्रेंच के आदमी थे, फ्रेंच के मैनेजमेंट थियोरिस्ट थे। ठीक है, ये इतने से इतने टाइम तक जिंदा रहे। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग का काम किया है। वर्क एक्सपीरियंस 19 ईयर्स में उसने काम वाम स्टार्ट किया। बहुत सारी बातें, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है समझना, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। जो मिस्टर फेयोल थे, जो हेनरी फेयोल सर हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे ये एक बार अपन पढ़ लेते हैं।
क्या पता कहां चिपक जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स है वो सब बताओ। ठीक है, हो सकता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या थे? हेनरी फेयोल इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट के कौन थे? ये पिताजी, फादर। ठीक है, और क्या कहते हैं ये? और बाकी तो बहुत कुछ थे वैसे। ये अपन ये पढ़ लेते हैं क्या? द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट propounded by him were described in details in his book published in the year 1917। मतलब तुम्हें जो ये परेशान करने वाला आदमी है वो यही है, वो यही है। अब तुम से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे बुक में आ चुका और ये भी जा चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है ना, इन सबको भी इजाद इन्होंने ही किया है। मतलब कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये, तुम ये समझो। ठीक है, इन सब के आने के बाद थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है इसके अंदर, बट जो लाने वाला आदमी था 14 प्रिंसिपल और प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब चीजें, वो सब कौन था? अपने हेनरी फेयोल जी थे। ठीक है, नाम याद रखना अच्छी बात है, कभी एग्जाम में चिपक जाए भरोसा नहीं है। स्टार्ट करें अपन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है अपना? डिवीजन ऑफ वर्क। डिस्कस किया ही नहीं किया अपन इसके बारे में। तुम मुझे एक बात बताओ, डिवीजन ऑफ वर्क क्यों करना पड़ता है? जरूरत क्या है? बर्डन को कम करने के लिए। वंडरफुल, गोल जल्दी अचीव हो जाए। ठीक है, गोल जल्दी अचीव हो जाए, एफिशिएंटली काम हो जाए। और आप काम बांट क्यों रही हो? तनीषा ने वो जो अपनी दो सिबलिंग को, एक को बोला कि तू फूड बना, क्यों? क्योंकि वो फूड बनाने में अच्छी है। एक को बोला तू सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव है तो तू वहां जा, पार्टी में जा। तो आपने अभी एक वर्ड यूज किया था क्या? स्पेशलाइजेशन। मैं डिवीजन ऑफ वर्क करता क्यों? नीड क्या यार मुझे? डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए करता हूं ताकि मुझे जिस काम को करवाना है उस काम के अंदर स्पेशलाइजेशन मिले। ऐसे ही अपन ने कल एक एग्जाम्पल लिया था किसका? इस पिज्जा का। याद है वो? याद है वो जो सबको बनाना आता था? उसमें क्या था? ये पिज्जा बेस बन रहा था, ये अपनी टॉपिंग थी, और क्या था? चीज था, वेजिटेबल से। ज्यादा दिखाऊंगा नहीं तो तुम लोग भाग जाओगे अभी। तो ये सब क्या हो रहा था? ये सब क्या हो रहा था? ये पिज्जा बनने का स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ा था अपन ने कि यार बिजनेस के अंदर स्पेशलाइजेशन तो चाहिए। बर्डन तो कम करना ही है ना हमारे को यार। एक आदमी सारा काम करेगा तो गोल अचीव ही कैसे होगा? मैनेजमेंट का मतलब ही ये है ग्रुप एफर्ट्स, सब साथ में ग्रुप में रहकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है अपने हेनरी फेयोल जी का, वो क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। कि काम को बांटो, कैसे बांटना है, किस तरीके से बांटना है वो आपकी मर्जी, बट आप काम बांटो। क्योंकि अगर आप काम बांटोगे तो स्पेशलाइजेशन होगा, बर्डन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका गोल अचीव होगा। बराबर है? तो ये क्या बोलता, क्या पढ़ते हैं एक बार अपन। अकॉर्डिंग टू फेयोल, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स। समझ गए? उस सेम एफर्ट्स को लगा के तुम बेटर वर्क अचीव कर पा रहे हो। ठीक है, और क्या? स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब हर बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी चाहिए, और डिवीजन ऑफ वर्क से मुझे पता है कि वो एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल था ये वाला। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अपने बैंक के अंदर अपन ने डिवीजन ऑफ वर्क देखा नहीं देखा है? देखा है ना? अपन बैंक जाते हैं तो क्या एक ही बंदा अपन से पैसे डिपॉजिट करता है, अपन को पैसा वापस भी देता है? अकाउंट भी एक आदमी खुलवाता है क्या? लोन भी एक ही आदमी देता है क्या? नहीं ना। उन्होंने कर क्या रहा है? उनको पता है कि ये आदमी क्रेडिट एनालिसिस में अच्छा है, एक काम करो इसको लोन में डाल दो। ये आदमी वसूली में अच्छा है, एक काम करो इसको वसूली भाई बना दो। ये आदमी सेविंग में अच्छा है, ये बंदा इन्वेस्टमेंट में अच्छा है, इसे करके काम बांट दिया। अगर ये सब काम डिवाइड नहीं होते और वहां पे एक ही आदमी सामने बैठा होता जो सारे के सारे काम करता, तो क्या वो इन सबको केटर कर पाता? क्या नहीं कर पाता। उसकी हालत कैसी होती? ऐसी नहीं होती। मार मार के उसको ऐसा नहीं बना देते कि लोग
क्योंकि एसबीआई में तो ऐसी ही हालत है लोगों की, समझ लो मेरी बात को। तो कुल मिलाकर डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए। और क्या बोलता है ये, ही सजेस्ट दैट होल ऑर्गेनाइजेशन वर्क बोथ मैनेजरियल एंड टेक्निकल शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड जॉब। स्पेशलाइजेशन लाना है तो सबको आप अपना स्पेशलाइज वाला काम ही दो ताकि वो वैसा काम करे और स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाए। और क्या बोलता है, मोर ओवर द टास्क इन्वॉल्व इन डूइंग ईच सच स्पेशलाइजेशन जॉब शुड बी डिटरमाइंड। टास्क बताना पड़ेगा, फालतू चीजें। फर्दरमोर Fayol emphasize on the need that each job should be assigned in accordance to the competence of a person. This will ensure that the work is carried out in the most effective and efficient manner. जो जिसकी कैपेबिलिटी रखता है आप उसको वही काम दोगे ना। अगर आपको वर्क डिवाइड करना है तो वर्क डिवाइड कैसे करेंगे? आपको पता है कि मेरी जो ये वाली मेरी बहन है ये खाना अच्छा बना सकती है, ये मेरा जो भाई है ये सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो अपन को चीज पता है कि कौन सा बंदा किस काम के लिए कॉम्पिटेंस है, तो अपन उसको वही वाला काम देते हैं। सिंपल है, अपना जो कॉमन सेंस है ना सब वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सब वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, 10 डिवीजन ऑफ वर्क विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन प्रमोट स्पीडी, देखा आपका स्टेटमेंट आ गया, क्या स्पीड में काम हो जाएगा आपका, एफिशिएंसी से काम हो जाएगा, एक्यूरेसी से काम हो जाएगा, क्योंकि हर एक काम को एक स्पेशलाइज्ड वाला बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर, तो क्या आएगा, एक्यूरेसी से काम होगा, स्पीडी काम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो तुम लोगों ने जो बोला ना एकदम सही बोला है और सब कुछ यहाँ पे कवर भी हो गया है। तो एग्जाम में जो दिल बोले वो लेके आ जाना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी अप्लाइड ऑल टाइप्स एंड साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है तो तुम पढ़ लेना फाइनेंस मार्केटिंग के बारे में। अभी ये चीज है, क्या है, अगर वॉयलेट हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क वॉयलेट किया तो क्या रिपरकेशन है, ठीक है। उसके मतलब अगर वॉयलेट हुआ अपना वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क वॉयलेट हुआ तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है ये समझेंगे अपन। क्या, स्पेशलाइजेशन कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, वर्क एफिशिएंसी नहीं आएगा, इफेक्टिवनेस नहीं आएगा, रिसोर्स अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे। मेरा रिसोर्स है, मुझे पता है वो उस काम में स्पेशलाइज है, बट मैं उससे वो काम नहीं करवा रहा हूं। मुझे पता है वो जो बंदा है वो पिज्जा बेस अच्छा बना सकता है, बोलता नहीं तुम एक काम करो झाड़ू पोछा मारो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा गोल अचीव होगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। तो वही बोल रहा है, क्या रिसोर्सेस आपके अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे। और क्या बोलता है, वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स विल बी मोर। अभी अगर आप इस काम को डिवाइड नहीं करती तो सारा काम आपको ही करना पड़ता, तो वर्कलोड बढ़ जाता ना। बस यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़े, अभी 6 तो बजी, अपने क्लास लेट स्टार्ट हुई थी बहुत। तो ठीक है, कल से अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, वहां से स्टॉप करो। चलो, थैंक यू, बाय बाय।